नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। द कश्मीर फाइल्स आपने फिल्म देखी होगी, शायद अगर सिनेमा हॉल में नहीं देखी हो तो फिर टेलीविज़न पर देखी होगी या कम से कम उसके बारे में पढ़ा होगा। और उसका एक डायलॉग तो ज़रूर आपको याद होगा कि सरकार भले ही हमारी है पर सिस्टम उनका है। ये बात मुझे लगता है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा लागू होती है अरविंद केजरीवाल पर। सरकार किसी की हो, सिस्टम जो काम कर रहा है वो केजरीवाल के लिए काम कर रहा है। केजरीवाल को जिस तरह से ज़मानत देने की कोशिश हुई और जिस तरह से कोशिश हुई कि वो ज़मानत पर छूट जाएं और उसके बाद देखिए अपने देश में कोर्ट का जो चलन है, जो परिपाटी है, एक बार किसी को ज़मानत मिल जाए तो अदालत जल्दी उसको वापस जेल भेजती नहीं जब तक कि बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसी कोई ना हो। तो अगर बेल मिल गई है तो बेल जो है पर ही रहता है, वो ट्रायल चलता रहता है, मुकदमा चलता रहता है। यही कोशिश की जा रही थी अरविंद केजरीवाल के साथ। अब आप देखिए कितना शातिराना अंदाज में हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है मंगलवार को, उसने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था वो कितना गलतियों से भरा हुआ था। कोई मैं मोटिव इम्प्यूट नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं उनको देखते हुए लगता है कि ये पूरी तरह से बायस्ड जजमेंट था। अब ये कहने का सबसे बड़ा आधार जो अपने ही जजमेंट में ट्रायल कोर्ट की जज ने कहा है, उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो पेश किए थे, अपने सबमिशन पेश किए थे और अदालत की परिपाटी है, अदालत का ये दायित्व है कि उन पर विचार करने के बाद फिर बहस करे और दोनों पक्षों को मौका दे और उसके बाद फैसला सुनाए। जज ने खुली अदालत में कहा और अपने जजमेंट में लिखा कि हज़ारों पेज पढ़ना संभव नहीं है। और उसके बाद जजमेंट में आगे ये भी लिखा कि दोनों पक्षों के उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के बाद ये फैसला दिया जा रहा है। दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? दूसरी बात हाई कोर्ट ने कही कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट अप्रैल में जो आया था, शायद 9 अप्रैल को, उस जजमेंट में बेल डिनाई की गई थी अरविंद केजरीवाल को और उस समय जो तर्क दिए गए थे, हाई कोर्ट उस समय सेटिस्फाइड था ईडी ने जो दस्तावेज पेश किए थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, खास तौर से उनकी वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में भी। लेकिन ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में वाइकेरियस लायबिलिटी का जिक्र ही नहीं है। और हाई कोर्ट ने सवाल उठाया कि हाई कोर्ट का एक फैसला एक मामले पर आ चुका है, ट्रायल कोर्ट उसके अगेंस्ट फैसला कैसे दे सकता है? लेकिन ये हुआ। और बात ये भी है कि ईडी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट की जज का कहना है, जज साहिबा का कहना है कि ईडी गलत नीयत के साथ अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहता है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं है, जबकि जो सबूत दिए उसको देखने से मना कर दिया। अब आप सबूत देखे बिना इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि ईडी के पास, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास कोई सबूत नहीं है? ये इस तरह का जजमेंट जो है, मुझे नहीं लगता कि पिछले 20, 25, 30, 40, 50 सालों में कभी कोई आया होगा जिसमें इस तरह की बात हो। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए इस मुद्दे को, और ये ट्रायल कोर्ट की जो जज साहिबा हैं इनके बारे में विचार करना चाहिए कि इनको जज रहना चाहिए या नहीं। इस तरह का जजमेंट जिस पर हाई कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं, क्या कहा एएसजी एसवी राजू ने, क्या कहा अभिषेक मनु सिंघवी ने अरविंद केजरीवाल की ओर से, वो सब छोड़ दीजिए। हाई कोर्ट के जजमेंट में ट्रायल कोर्ट के बारे में जो जो कहा गया है, केवल उन्हीं मुद्दों पर अगर विचार कीजिए तो आपको लगेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जज साहिबा उसमें शामिल थी, लेकिन उन्होंने जो किया उस षड्यंत्र को फलीभूत करने के लिए वो मौका दिया। कैसे हुआ? अब इस षड्यंत्र की बात सुनिए कि क्या हुआ। 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। फैसला आया देर शाम, तो जाहिर था कि अरविंद केजरीवाल अगले दिन जेल से निकल जाते, तिहाड़ जेल से।
तिहाड़ जेल में फैसले की कॉपी लेकर उनका वकील जाता और उसके बाद वहाँ से उनकी रिहाई हो जाती। और आम आदमी पार्टी ने पूरी बाजे गाजे के साथ उनकी रिहाई की तैयारी कर ली थी। 1 लाख के मुचलके पर उनको ज़मानत दी गई थी। उस समय तक जब फैसला आया तब तक कोर्ट बंद हो चुका था, तो अगले दिन ही जो है वो मुचलके का ड्राफ्ट बन सकता था। तो वो भी सुबह जो है, अलग अलग बैंकों का अलग अलग समय होता है, कोई 8 बजे खुल जाता है, कोई 9 बजे, कोई 9:30 बजे। तो 9:30 बजे तक जो है किसी से भी, आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता, किसी जो है पदाधिकारी से जो है, जो सबसे नज़दीक बैंक की ब्रांच हो, वहाँ से ड्राफ्ट बनवाया जा सकता था और पेश कर दिया जाता तिहाड़ जेल में, और उसके बाद जो है उनकी रिहाई हो जाती। बात इतनी होती तो गनीमत थी। बात ये थी कि जज साहिबा ने ये कहा कि उनका जो फैसला है उसको उनके और उनके रीडर के अलावा किसी से शेयर नहीं किया जाएगा। और होता ये, परंपरा ये है कि फैसला आता है, उसके बाद थोड़ी देर बाद, कुछ घंटे में जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। वो फैसला वेबसाइट पर भी अपलोड नहीं किया गया। योजना जो थी उसके हिसाब से अगले दिन 10 बजे या उसके बाद अपलोड होना था। तो अब ईडी के पास तो फैसला ही नहीं था जिसके खिलाफ वो हाई कोर्ट जाते। फिर भी ईडी हाई कोर्ट गई और वहाँ ठीक यही दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने दी कि इनको कैसे मालूम कि जजमेंट में क्या है। जब इनको जजमेंट नहीं मालूम है, जजमेंट का ब्यौरा नहीं मालूम है, तो ये यहाँ कैसे आए हैं। लेकिन ईडी ने कहा कि हमको तो सुनने का मौका ही नहीं दिया गया और उसके अलावा हमको जजमेंट की कॉपी भी नहीं दी गई। तो इसलिए हमारे सामने और कोई तरीका नहीं है कि जब बेल का ऑर्डर हो गया है तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि त्वरित सुनवाई हो, तत्काल सुनवाई हो और बेल ऑर्डर जो ट्रायल कोर्ट का है उसको स्टे किया जाए जब तक कि हाई कोर्ट इस बारे में फैसला नहीं सुनाता। हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर को स्टे कर दिया। अब यहीं से जो है अरविंद केजरीवाल का खेल बिगड़ गया। अगले दिन रिहाई नहीं हो पाई। हाई कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई की और उसके बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया। तो उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल के वकील चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको समझ में नहीं आया कि हाई कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व क्यों किया, और कहा कि अब हम आपकी सुनवाई जो है इस मामले पर 26 जून को करेंगे। तो 25 जून को हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन ये जो पूरा खेल रचा गया कि अरविंद केजरीवाल को चालाकी से बेल पर बाहर निकाल लिया जाए, वो इस देश में किसी पार्टी का कोई नेता नहीं कर सकता। ये बात बड़े जो है दावे के साथ कही जा सकती है। इस तरह का खेल केजरीवाल जैसा नटवर लाल ही कर सकता है। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए, आभार मानना चाहिए हाई कोर्ट के जज का, जिन्होंने इस पूरे खेल के पीछे की मंशा को समझ लिया। उन्होंने जो कुछ भी किया कानून के मुताबिक किया। कानून के दायरे से बाहर जाकर उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली बात तो सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि कोई भी निचली अदालत अपने से ऊपर की अदालत के फैसले को नहीं पलट सकती। हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में आ चुका है 9 अप्रैल का, तो उस फैसले के खिलाफ ट्रायल कोर्ट कैसे जा सकता है। ये वैसे ही है जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दे। ऐसा संभव है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कानूनी रूप से नहीं हो सकता, संवैधानिक रूप से नहीं हो सकता। इसलिए इस फैसले के बारे में केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, ट्रायल कोर्ट की जो जज साहिबा हैं उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, या कम से कम स्पष्टीकरण तो मांगना ही चाहिए। और ख़ास तौर से हाई कोर्ट ने जो ऐतराज़ किए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, जो टिप्पणियां की हैं, उनको लेकर कि कोई भी जज ये बात कैसे कह सकता है कि हमारे सामने जो सबमिशन है उसको पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है या हमारी रुचि नहीं है, और ये कहने के बाद भी वो फैसला दे और कहे कि सभी मुद्दों पर विचार हो चुका है। हाई कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए का जो सेक्शन 45 है उसमें जो डबल टेस्ट का है प्रोविज़न, उस पर तो आर्गुमेंट सुने ही नहीं कोर्ट ने, ईडी का पक्ष नहीं सुना।
तो ईडी एक पक्ष को सुने बिना फैसला कैसे दे दिया गया? और फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, कई कई बार इस बात को कहा जाना चाहिए कि कोई भी जज उसके सामने जो सबमिशन आया है उसको पढ़े बिना, उस पर विचार किए बिना कोई फैसला कैसे सुना सकता है? कि अंदर का जो जज है वो इसकी इजाज़त कैसे दे सकता है? तो इस आधार पर बिना दूसरे पक्ष को सुने जो फैसला दिया ट्रायल कोर्ट ने, उसने एक अवसर दिया अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को ये षड्यंत्र रचने का कि किसी तरह से जो है अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकाल लिया जाए। उनको भी मालूम है, उनके साथ बड़े बड़े वकील हैं, उनको मालूम है कि एक बार बेल पर छूट गए तो फिर दोबारा जो है जेल भेजना ये बहुत मुश्किल होता है भारत देश में। और सबसे हास्यास्पद बात जो ट्रायल कोर्ट की है, ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा ने अपने जजमेंट में कोर्ट क्या किया है? आमतौर पर जो जजमेंट आते हैं उसमें अगर ट्रायल कोर्ट है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोर्ट करता है। उन्होंने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं कोर्ट किया, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक भाषण को कोर्ट किया, जिसमें उन्होंने जो कहा था उसका मतलब था कि बेल जो है वो नियम होना चाहिए और जेल अपवाद होना चाहिए। लेकिन ये बात उन्होंने ये नहीं कहा कि आप परिस्थिति देखे बिना, केस की मेरिट देखे बिना ये फैसला कर दें कि बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का शायद पहला जजमेंट होगा जिसमें जज ने कोर्ट किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी देश का चीफ जस्टिस हो सकता है, चीफ जस्टिस के अदालत से बाहर दिए गए एक भाषण को, और उस भाषण को आधार बनाकर अपना फैसला सुनाया। ये विचित्र बात जो है ये भारत में ही हो सकती है, और इस तरह का विचित्र फैसला देकर अपने पद पर बने रहना ये उससे भी बड़ी विचित्र बात होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट इसका कोई संज्ञान लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कुछ करेगा? उम्मीद करनी चाहिए कि करेगा। अगर न्याय प्रणाली में लोगों के विश्वास को कायम रखना है तो होना चाहिए। अगर इसकी परवाह नहीं है तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए फिर। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के रास्ते लगभग बंद हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है देखना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जितने सबूत हैं ईडी ने दिए हैं केजरीवाल के खिलाफ, उसके बाद उनको ज़मानत देना बहुत ही कठिन होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको इंटरिम बेल दी थी उस समय भी कहा था ये केस के मेरिट के आधार पर नहीं दिया जा रहा है, केवल लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर दिया जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर जी के जेल में बने रहने की पूरी संभावना है और लंबे समय तक जेल में बने रहने की पूरी संभावना है। उनका खेल पहले दिल्ली और पंजाब के मतदाता ने बिगाड़ा, अब अदालत ने बिगाड़ दिया है। अब उनका खेल लगातार बिगड़ता ही रहेगा, उनके लिए मुश्किलें बढ़ती ही रहेंगी। देखिए आगे आगे क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।